ट्रेड क्योंकि फोकस्ड था कंपनी राज का, वहां पे नेशनलिस्ट एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट भी पहले आया। तो पंजाब क्योंकि बहुत लेट एनेक्स हुआ इन 1849, सो दिस इज जस्ट एक मिनट सॉरी, इसको मैं हटाऊं कैसे? वो स्टॉप शेयरिंग करेंगी आप तो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा आपने नेक्स्ट पे चलो। अच्छा जी डॉक्टर साहब, Sorry, करना हाँ, क्या तो चाहती हैं आप? नहीं, वो एक पॉपअप आ गया था, मैं पॉपअप को हटाना चाहती थी, बस वो हट गया, ठीक है, हो गया। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि इट वाज नेक्स्ट इन 1849 व्हिच वाज ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो इन अ फ्यू इयर्स मतलब पंजाब में वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, एंटी इंपीरियलिस्ट सेंटिमेंट्स, ये कि हमारे ऊपर हमें एनेक्स किया गया और हमें ज्यादती हो रही है, जो कि दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में सिंक इन होनी शुरू हो गई थी एक फीलिंग, वो पंजाब में नहीं हुई थी by the time that the uprising of 1857 took place. With the experience of 1857, they had a policy of courting the neutrals. उसका मतलब ये है कि जो जिन लोगों ने उनके एलाइज बने 1857 में, उनको तो उन्होंने टाइटल्स दिए, लैंड ग्रांट्स दिए, अपने कोलैबोरेटिंग क्लास में उनको इंक्लूड किया, जिसके उनको बेशुमार रिवॉर्ड्स मिले। मगर उसके अलावा ब्रिटिश ने ये भी एक पॉलिसी टेकअप की कि जो लोग न्यूट्रल रहे, ना जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया, ना जिन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया, उन लोगों को भी उन्होंने टाइटल्स और लैंड ग्रांट्स देने शुरू किए इन होप्स ऑफ टर्निंग देम ओवर इनटू द onto the British side. So the Punjab benefited in both these things. The people who were actually the collaborating elite of Punjab, they also benefited out of 1857, and the people who were not fighting or collaborating also benefited out of 1857. एक तो उसका एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट ये था कि जब 1857 हो गया और the crown took over from the company Raj. So the crown had certain policies which changed from the company Raj. The company Raj had stressed mostly on its army, you know, एक थोड़ा सा डंडे का जोर था जो कि आर्मी यूज करती थी। जो क्राउन राज था उसकी पॉलिसीज काफी डिफरेंट थी। दे यूज्ड वेरियस पॉलिसीज, वन ऑफ व्हिच वाज डेवल्यूशन, कि थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी अथॉरिटी लोकल्स को दी जाए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 1800s, जिसके अंदर उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह बनाने शुरू किए। और दूसरी जो उन्होंने एक चीज की वो ये कि इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली दोज पार्ट्स ऑफ इंडिया व्हिच हैड हेल्प्ड देम आउट, वहां पे उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया। इस इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने साउथ एशिया में की, वो पंजाब में की थी, व्हिच वाज क्रिएशन ऑफ कनाल कॉलोनीज, जिसके ऊपर के डॉक्टर इमरान अली हैज रिटन अ very good book on this. So just to give you a little bit of background about Punjab at this point, जब ब्रिटिश पंजाब में आए तो पंजाब को एक तरह से हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेंट्रल और ईस्ट पंजाब था, which already had access to water and agriculture, और वहाँ पे लैंड होल्डिंग्स जरा छोटी थी। When they entered Punjab, they looked at Punjab as the land of peasant proprietors. Peasant proprietors मतलब कि लैंड होल्डिंग्स छोटी हैं वहाँ पे। जो वेस्ट पंजाब था, जो कि अब हमारे पास आया है, वेस्ट पंजाब was largely क्राउन वेस्टलैंड्स। क्राउन वेस्टलैंड्स का मतलब कि इट वाज अनइरिगेटेड लैंड, जहाँ पे के पानी का एक्सेस नहीं था, और वो उसको क्राउन ने टेक ओवर कर लिया। सो इट वाज कॉल्ड क्राउन वेस्टलैंड्स। ब्रिटिश ने इरिगेशन सेटअप की, द लार्जेस्ट इरिगेशन आर्ट इन द वर्ल्ड, एंड दैट केम टू बी नोन एज द कनाल कॉलोनीज, जिनको अब हम कहते हैं, and that became one of the most fertile land in South Asia, in fact the most fertile land. और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो उनके पास बहुत ज्यादा फर्टाइल जमीन आई, वो ब्रिटिश ने अपने कोलैबोरेटिंग एलीट्स को, अपने चुने हुए फैमिलीज को, जिनमें के नून दीवाना वगैरह, ये दौलताना, ममरोड, ये लोग सारे इंक्लूड थे, उनको जमीन देनी शुरू की। एंड इट वाज a twin policy of investing, railways में invest किया, उसी तरह कनाल कॉलोनीज में invest किया, and also actively seeking out a collaborating elite which would nurture the British presence in South Asia. ये स्लाइड आगे ही नहीं बढ़ रही, आगे बढ़ गई है।
मेरी नहीं बड़ी। यहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्लाइड होगी है। ना ये एग्जिट हो रहा है ना ये आगे हो रहा है, मुझे समझ नहीं पे आ रही। पेज अप और पेज डाउन विल हेल्प। ये भी पॉसिबल है कि जो आपका स्क्रीन शो है वो हमें नजर आ रहा है और आप सिर्फ स्लाइड्स वाले उस पे हैं स्क्रीन पे। मेरे पास तो एक वो स्लाइड अभी तक खुली हुई है जो 3 एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल पंजाब वाली है, वो ना आगे जी हो रही है ना पीछे हो रही है। आपके कीबोर्ड पे जो पेज अप और पेज डाउन कीज हैं उनको प्रेस करके देखें, डज इट मूव? वही कर रही हूँ मैं, अप और डाउन भी कर रही हूँ और लेफ्ट और राइट भी कर रही हूँ, आप दोनों ही कर स्टॉप रही हूँ। शेयर करके एक दफा फिर शेयर कर लें। जी अच्छा मेरे ख्याल में हो गया, अब यस ठीक है। यस जी ये जी लॉयलिस्ट हो गया प्रोविंस हो गया। कंटिन्यूड वाला। हाँ अच्छा हो गया। अच्छा, तो मैं इसके अच्छा मैं जस्ट कंटिन्यूइंग कि लॉयलिस्ट प्रोविंस कैसे बना, क्यों बना, इसका प्रोसेस क्या था पंजाब का, दैट इट बिकेम सो इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रिटिश। उसके अंदर 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू हैं। उसके अंदर पहली बात तो ये है कि क्योंकि पंजाब वाज वन ऑफ द मेन एरियाज इन साउथ एशिया इन इंडिया, जहाँ पे कि एग्रीकल्चर प्राइमरी मतलब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर वगैरह पे फोकस किया जाता था। दिस सूटेड द इंपीरियल नीड्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। ये मतलब कि मेरा कहने का कि जब एक कॉलोनाइजिंग कंट्री एक कॉलोनी के ऊपर टेक ओवर करती है तो उसका मेन प्रायोरिटी ये होती है कि इस कॉलोनाइज्ड कंट्री को वर्ल्ड ट्रेड में इस तरह से पार्टिसिपेट कराना है दैट द मदर कंट्रीज इकोनॉमी बेनिफिट्स आउट ऑफ इट, which basically means कि colonized country जो है उसको you have to keep it in a state of primary production. Finished goods जो है सर्विसेज वगैरह मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अदर कंट्री करती है। जो कॉलोनाइज्ड कंट्री उसको प्रोडक्शन के फेज में स्टंट की जाता है एंड वेरी वेल सूटेड प्रोविंस फॉर दिस फैक्ट बिकॉज इट them further this their agenda। और वहाँ पे ऑब्वियसली एग्रेरियन टैक्सेशन वाटर टैक्स वगैरह उनके लिए इम्पोज करना आसान था because it was already in that phase. The second and very important aspect of the British presence in the Punjab was okay, when the British came to India, they had a way of categorizing and essentializing the local population. What that basically means is, okay, whereas they were fighting against Hitler and a European sort of notion of superiority or an inferiority of certain groups, certain races, certain castes, they were very much implementing that same sort of racist frame of mind in India. तो उनकी जो perception थी उसमें people like for example Bengalis were considered physically small and not very masculine, and so they were not very well suited to the needs of the empire. Whereas जो पंजाब के लोग थे, they considered them to be strong, broad, tall, brave, and therefore they considered them to be an inherently martial caste या warrior caste. तो वो उनके लिए एक बहुत यूजफुल चीज थी इन देयर ओन इमेजिनेशन। आई मीन दे हैव टिपिफाइड दिस, वी कैन नॉट रियली जस्टिफाई, बट उनकी जो इमेजिनेशन ब्रिटिश इमेजिनेशन जो थी उसके अंदर पंजाबी और पठान एज वेल, बट अब इस वक्त हम पंजाबी पे फोकस कर रहे हैं, पंजाबी फिजिक वाज आइडियल फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट। तो इसीलिए पंजाब की एक अहमियत उनके लिए इस तरह से भी थी कि वो आर्मी की जो सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट थी उसके लिए पंजाब बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट, इन पर्टिकुलर रावलपिंडी अटक वाले वगैरह के जो एरियाज हैं। और सो मच सो कि वर्ल्ड वॉर 1 में एंड वर्ल्ड वॉर 2 में, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो दिस ऑलरेडी, बट इन बोथ द वर्ल्ड वॉर्स more than 60% of the recruits for the British Indian Army were from Punjab exclusively. मतलब कि one province was responsible for providing the recruitment for the army for more than 50% of the British Indian Army for both World War 1 and World War 2. तो उसकी वजह से भी, and obviously the Punjab benefited from this. पंजाब को monetary compensation इसके लिए मिलती थी, pensions वगैरह मिलते थे, तो पंजाब was benefiting out of this arrangement as well. और इसके अंदर एक last aspect जो है of why and how Punjab became the blue-eyed boy during the British regime
was the fact कि पंजाब के अंदर एक particular style of governance या style of administration implement किया गया, which really worked for the Punjab more than governance. British governance worked in other parts of India. उसको हम कहते हैं, you might have heard of this phase, the Punjab tradition या the Punjab school of administration उसको कहा जाता है in historiography. और उसका basis basically ये था that the British, again with their essentializing gaze and with their habit categorizing the locals almost like they were animals or something, तो उनका एक ये conclusion था कि जो peasants की psyche होती है वो, it is not the kind of psyche which will understand law and order. It does not understand the language of law and order. So it's not so much the courts or the constitution or the legislature or anything of that sort which can govern the passions of the peasantry, but rather the things that will work on the peasantry are this natural affinity that they have to traditional forms of authority, to a tribal mentality, and to what they called a patriarchal paternalism. So accordingly, उन्होंने अपना जो rule पंजाब में रखा, that was also a different kind of rule rather than law and order. It was called the Punjab School of Administration. The Punjab School of Administration was very heavily reliant on civil servants. जिसके अंदर के जो civil servants, when I say civil servants, I mean the commissioner, the deputy commissioner, all the way going down, all the way to the पटवारी level. और जिसमें के ऊपर वाले जो levels थे वो British थे, और जो नीचे वाले levels थे वो locals थे. मगर उसका उनके असूल ये होते थे कि जो कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है, they will be very active. They're not going to sit in the office and deal with paperwork. They will get on their horses and they will go to every part, every village. They will talk to the local people, the patwaris, the kanun goes, local level पे जो लोग हैं, उनसे उनकी problems पता करेंगे और उन problems के हल निकालेंगे. जिसका एक example जो है वो पंजाब Land Alienation Act of 1900 है, जो कि काफी स्पेसिफिक एग्जांपल है. मैं अभी स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ा सा इसको जनरल रख रही हूँ, बट इफ एनीवन वांट्स टू नो और एनीवन वांट्स टू डिस्कस इट, वी कैन डिस्कस इट इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. तो और ये पंजाब स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पंजाब ट्रेडिशन जो है, दिस इज कंसीडर्ड टू बी अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ द ब्रिटिश रूल फ्लरिश्ड इन पंजाब इन अ वे दैट इट डिड नॉट फ्लरिश इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और जहाँ पे भी हिस्टोरियोग्राफी में हम जिक्र पंजाब का सुनते हैं अंडर ब्रिटिश रूल, so there's always an exception that the Punjab was an exceptional case. The Punjab was a particular case. अच्छा, ये मैंने अब loyalist part cover कर लिया. Now I'm going to come to the second aspect, which was called the strong sense of provincial nationalism. And what I mean basically when I say this is कि हम जब पंजाब के बारे में पढ़ते हैं up till the over the turn of the century, जैसे कि आप लोगों को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस लेट 1800s में बनी, उसके बाद फिर अर्ली 1900s में मुस्लिम लीग बनी. there was this communal antagonisms which started. क्विट इंडिया मूवमेंट थी, फ्रीडम मूवमेंट थी, क्या पीरपुर रिपोर्ट थी 37 to 39 के में. We read about various things happening, मगर जब हम पंजाब की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो पंजाब is very unaffected in the sense कि उसकी ओवरऑल प्रोविंशियल पीस में कोई इतनी खास ऊंच नीच नहीं आती. It is largely, by and large, until very late in the day, it is impervious to anti-colonial nationalism. The Congress did not ever hold much sway in Punjab. It is also impervious to the tide of Muslim separatism until very late in the day. It is जाके 1944-45 में जाके you see the Muslim League making inroads into the Punjab. उससे पहले the Muslim League has a very, very poor showing in 1937 as they elected in 1937, as I'm sure most of you remember. And in fact, the Punjab danced to its own tune of cross-communal, class-based rural politics. ठीक है? Now here I'll take a minute to introduce the Punjab National Unionist Party. और वो मैं इसलिए introduce कर रही हूँ क्योंकि मैं इस बात को highlight करना चाहती हूँ that in spite of the fact that you did have some embryonic presence of the Muslim League, the Barkat Ali, Ghulam Rasool, you know, there was some sort of prominent ही कह लें, but prominent in a restricted, localized sense. Barristers थे, you know, urban politics थी, but overall urban politics is not that important for Punjab. Sorry, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं डॉक्टर नवाल आप जारी रखें प्लीज, मैं कुछ नहीं कह रहा. Hello?
जी जी, आपको आवाज आ रही? मैंने कुछ नहीं अच्छा, कहा, वो वैसे ही आवाज हुआ नहीं आ होगा रही थी आपकी किसी बात। आवाज की वजह से। तो आप ठीक है, प्लीज ठीक है। कंटिन्यू। तो अच्छा, मैं ये कह रही थी कि इन स्पाइट ऑफ द जी एम्ब्रियोनिक प्रेजेंस ऑफ द मुस्लिम लीग, एम्ब्रियोनिक प्रेजेंस ऑफ द कांग्रेस, अहरार्स थे, खाकसार्स थे, ये सारी मतलब दे वर ऑल प्रेजेंट इन द पंजाब, मगर बाय एंड लार्ज जो पार्टी थी व्हिच हेल्ड द फोर्ट from 1920s all the way up till the 1940s, mid 1940s, that was the National Unionist Party. So we'll take a minute here to understand the beginnings of unionism and why and how it came to represent mainstream politics in Punjab and why it goes against what was happening in the rest of India at the time. तो 1919 स्पेसिफिकली जो ईयर है उसकी मैं डिस्कशन करूंगी इसलिए क्योंकि वहां पे एक्ट ऑफ 1919 एक निकला था जो आप लोगों को पता होगा. इट वाज द सेकंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट द ब्रिटिश इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. और उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया था व्हिच वाज कॉल्ड डायarchy. डायarchy का क्या मतलब होता है? डायarchy मींस दैट the most of the subjects of governance will be reserved by the center, which is to say that the British will make those policies because center पे तो कोई locals की representation नहीं थी. और दूसरा ये कि at the provincial level some subjects will be reserved for the locals and some will be retained by the British. तो ये इन्होंने डायarchy इंट्रोड्यूस क्यों की? दैट इज द क्वेश्चन. और उसका जवाब जो है वो ये है कि जो सब इंटरनेशनल क्लाइमेट था 1919 ऑब्वियसली वाज द इंटर वॉर पीरियड. वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू नहीं हुई थी. खिलाफत मूवमेंट एक जो है वो काफी जोरों शोर से चल रही थी क्योंकि द कैलिफेट हैड बीन abolished, the Ottoman Empire had been abolished by the British. There was a lot of anti-colonial, anti-British sentiment amongst the Muslims of India. उसके साथ जो है the British had adopted a few moves which was like shooting their own foot around this time, जिसके अंदर की जालियांवाला बाग इंसिडेंट भी था, रौलत एक्ट भी था. Again, मैं बहुत ज़्यादा specifics में नहीं जाऊंगी because I'm assuming that people mostly know about Jallianwala and Khilafat. Again, if someone wants to ask, we can discuss that. Or in this very hostile climate of anti-British sentiment, and also Gandhi had returned from South Africa and he was also, stirring up some trouble, nationalist trouble for the British. The British decided that they needed to curb the nationalist tide, which was taking over India, and also to institutionalize the urban-rural divide. Now, what does that mean? That means that for the first time, 1919 का जो act था, उसके अंदर उन्होंने urban constituencies को और urban seats को separate किया और rural constituencies और rural seats को separate किया और rural seats को ज़्यादा weightage दी. उनका number increase किया, urban को decrease किया. क्यों? क्योंकि जो anti-British tide थी, जो कि nationalist tide थी, जो Muslim separatism की tide थी, जो कि यूपी से निकल रही थी, वो अर्बन रूरल areas were by and large okay. आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब, मुझे तो नहीं आ रही, बाकी लोगों को अगर आ रही हो साथ नहीं आ रही नहीं आ रही, अभी डिस्कनेक्ट हुई है. हाँ जी, आवाज में प्रॉब्लम है. डॉक्टर साहब की आवाज नहीं आ रही ना? हाँ जी, डॉक्टर साहिबा की आवाज नहीं आ रही. She got disconnected, I think. अच्छा, मीनवाइल हम बात तो कर सकते हैं कोई ना कोई. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है. मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे नहीं थी कि इतना इंटरेस्टिंग होगा. मुझे लग रहा था शायद थोड़ा टफ हो हमारे लिए, लेकिन काफ़ी अच्छा है. नहीं सर, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आ रहा था.
रीजॉइन तो कर लिया डॉक्टर साहब ने। हाँ डॉक्टर साहब आवाज आ रही है आपको? आ रही है। आवाज- मैं वो मेरा आई थिंक इंटरनेट थोड़ा हाँ अनस्टेबल है, तो आई गॉट साइंड आउट। आपकी आवाज चली गई थी। हाँ आवाज पहले गई और बाद में डिस्कनेक्ट हो गई। चले, मैं आई होप दैट मैं ज्यादा देर बोलती नहीं चली गई। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई वाज टॉकिंग, आउट हो चुकी हूँ। ठीक है आप कोई नहीं आप अच्छा, करेंगे। बहरहाल सो आई जस्ट जी। अच्छा, जी तो बेसिकली जो पॉइंट था, had served the British well up till now. By that I mean कि जो उनके collaborators थे, landlords थे, जो उन्होंने ही जिनको land grants दे के, titles दे के उनको बनाया था, वो basically the point of the India Act of 1919 was उसको इन्हीं लोगों को constitutional means के जरिए अब इनको party politics में भी introduce किया जाए, legislatures में भी इन्हीं लोगों को डाला जाए। वो constitution बना ही इस तरह से था कि by default those people were supposed to come into power. In this situation in 1919 के एक्ट के अंदर जो डिसीजंस हुए वो 1923 में जब इम्प्लीमेंट हुए, तो जो पार्टी सामने आई उसका नाम यूनियनिस्ट पार्टी था, जो कि फजली हुसैन ने बनाई थी, एंड आई एम श्योर एवरीवन इज फेमिलियर विद फजली हुसैन's नेम. Fazli Hussain himself was not a large landowner. उसका his main genius lay in the fact that he realized कि जो most stable form of politics है पंजाब के लिए, that lies in collecting all the large rural landlords and making a party out of them. तो उसने जो है वो large families में से नून्स, टिवानाज, दौलतानाज, हयात्स, इन सबको जमा करके उसने जो पार्टी बनाई, जिसके अंदर के हिंदूज भी शामिल थे, मुस्लिम्स भी थे, सिख्स भी थे. उसने काफी स्टेबल कॉन्ग्लोमरेशन बनाई, which was a cross communal party, class based party, and a party which was, all things said and done, a very popular and balanced party. Ability नहीं थी. So the जो period है 1923 से 1935 का, it is one of unionist glory in Punjab, in the history of Punjab, and no other party was able to substantially give any kind of competition to the unionist party. और इसमें एक छोटा सा जो यहाँ पे मैं एक टेंजेंट पे एक बात कहूंगी कि not only did the Punjabi Muslim landlords dominate provincial politics, but they were also the only Indian group at this time. We were talking about the 1920s and early 30s. They were also the only Indian group to decisively influence national level policy making. तो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई 1930-31 की, जो साइमन कमीशन थी 1927 की, उसमें जो इन नेशनलिस्ट पार्टीज थी, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी या मुस्लिम लीग की कोई एम्ब्रियोनिक सी फॉर्म थी, या कांग्रेस थी, दे वर नॉट एबल टू कम टू एन एग्रीमेंट विद ईच अदर, एंड कभी किसी ने कुछ बॉयकॉट किया, कभी किसी ने कुछ बॉयकॉट किया. They were not आवाज नहीं आ रही। आई थिंक वो ना इंटरनेट अनस्टेबल है उनका। आवाज नहीं आ रही दोबारा डॉक्टर न्यूवाल की। डिस्कनेक्ट हो गया। गॉट डिस्कनेक्टेड अगेन। डॉक्टर साहब 9 तो बज गए हैं, 30 मिनट्स तो गुजर गए हैं और अभी 30 मिनट्स की आई थिंक प्रेजेंटेशन और होगी। वो ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाए तो चले, उनको कहते हैं कि भाई इसको कंक्लूड कर लें, लेकिन ये एक और प्रॉब्लम है। वैसे काफी सारी चीजें रिलेटेबल हैं जो वो बता रही हैं। कोई इशू नहीं है अगर 60 मिनट्स नहीं बचते क्वेश्चन आंसर के लिए, और वो मोस्ट ऑफ नहीं, थिंग्स आर एड्रेस्ड इन द ठीक। सेशन, तो आई थिंक दैट वोंट बी ठीक है, वो बात तो अपनी सम अप करें ना, वो ठीक है। इनका मटेरियल काफी दिलचस्प भी है और इंफॉर्मेटिव भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे।
हाँ नहीं, वो कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक है बात। अब वो कनेक्ट तो हो लेना। अच्छा, ये मुझे तो सो फार जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, ये जो पंजाब स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये काफी दिलचस्प है जो उन्होंने या बयान किया। टॉपिक रखा है, आज कल के वक्त के मुताबिक भी है कि पंजाब जो है उसके रवैये जो है ना वो काफी डिस्कशन में आ रहे हैं। हाँ तो ये काफी हेल्प करेगा इसको अंडरस्टैंड करते हुए। हाँ बिल्कुल, वो मतलब उसकी हिस्टोरिकल जो रूट्स हैं जहाँ पे वो ग्राउंडेड हैं चीजें, उनकी समझ आती है, एक्सप्लेन होता है। ज्वाइन कर रही हैं लोग। जी डॉक्टर साहब। सॉरी। अच्छा, तो आई वाज सेइंग कि जो साइमन कमीशन था और फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, कम्युनल 1932 का, ये सारे जो है बेसिकली ओनली ग्रुप फ्रॉम विद इन इंडिया वाज एबल टू इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, नॉट एज अ फॉर्मल लॉबी, but informally able to influence the decision making of the British, was this Punjabi Muslim landlord group under the leadership of Fazl Hussain. Or the book here which writes about which mentions about clearly is David Page books, which is called Prelude to Partition. तो इसमें जो इसका मेन हाइपोथेसिस ये है कि फजली हुसैन और जो उनकी लैंडलॉर्ड्स की कोटरी थी, फिरोज खान नून, उमर हयात टिवाना, द सीनियर दौलताना, द सीनियर हयात, सिकंदर हयात, they were in very close contact with the British governors and the British senior civil servants. And the British governor and the senior civil servants at that time were very tight with the people who were making all these policies. So वो जो final जो product निकला, which was actually the 1935 Act, that had been masterminded by Fazli Hussain and Fazli Hussein's coterie of Muslim landlords from the Punjab. और उसके अंदर he had managed to secure some major concessions for his community, not just the Muslims of Punjab, but also generally Muslims, in the sense that he fought for proportional representation for the Muslims only in Muslim majority provinces, separate electorates for different communities, increased rural seats, urban politicians को थोड़ा sideline किया, which includes the Congress, which includes the Muslim League, और rural seats, rural politicians को ज़्यादा तरजीह दी गई. और उसके अलावा एक दो और चीजें, सिंध को सेपरेट स्टेटस दिया गया, सिंध को सेपरेट किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, एनडब्ल्यूएफपी को फुल स्टेटस दिया ऑफ सेपरेट प्रोविंस एटसेट्रा. तो जो इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था, उसके अंदर पंजाबी लैंडलॉर्ड कोटरी की एजेंडा उसके अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा था बिटवीन द लाइंस. और जो इलेक्शंस होल्ड किए गए 1936-37 में, which were held under the provisions of the India Act of 1935, उनका जो रिजल्ट था, that was basically a result within the Punjab, which was a resounding success for the Unionist Party. Within the Punjab, the Unionist Party won the majority of seats. The Muslim League won only 2 seats, जिसमें से के one person, Ghulam Rasool, then went over to the Unionist Party. The Congress did not have a very good showing. None of the other parties really did very well. And again, the reason I'm pointing this out is because जो all India result था, that was in stark contrast to the result in Punjab. क्योंकि all India result जो था, उसमें the Congress had a very good showing. The Congress won 7 out of 11 provinces, but actually it had a victory in 8 out of 11 provinces क्योंकि खुदाई खिदमतगार जो थे, they were also allied with the Congress at this point. तो 1937 में जो गवर्नमेंट सेटअप हुई, this was the first experiment in British India with having a provincial assembly, having a largely popularly elected assembly, a provincial government complete with ministries, and a locally elected chief minister, premier जिसको कहते थे, chief minister. So this was a formal electoral victory for the Unionists. Fazli Hussain had died by 1936, so the man who now assumes the central role in provincial politics is a man called Sikandar Hayat, of the Hayat family from Attak. और जो मिनिस्ट्री सिकंदर हयात ने फॉर्म की, दैट वाज अ स्टेबल, रिप्रेजेंटेटिव, बैलेंस्ड प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, जिसके अंदर उसने एक हिंदू रूरल एरिया से लिया, एक हिंदू अर्बन एरिया से लिया, एक मुसलमान रूरल एरिया से लिया, 2 मुस्लिम्स एक्चुअली रूरल एरिया से थे, सिकंदर हिमसेल्फ एंड खिजर,
and एक Khizr Hayat, I mean Tiwana, and another Muslim was taken from the urban areas, और Sikh element भी उसमें include हुआ. So this was a very stable, popular, representative kind of ministry, again in stark contrast to what is happening elsewhere in India. जैसे कि आप लोगों को याद होगा 1937 के इलेक्शंस के बाद जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई, स्पेशली इन मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस, मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में तो नहीं हुई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म, मुस्लिम माइनॉरिटी प्रोविंसेस में फॉर्म हुई कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. तो बिटवीन 37 and 39 the Muslims of those Muslim minority provinces had a very bad experience, जिसको हम वो पीरपुर रिपोर्ट वगैरह याद करते हैं, तो हम ये बात मेंशन करते हैं. और 1939 में इसीलिए ये मामला बेहतर हुआ क्योंकि 1939 में तो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज resigned when the British entered India into the Second World War without asking India's permission, without consulting any of the Indian leaders. मगर ये 37 to 39 वाला जो पीरियड था ये यूनियनिस्ट के लिए और पंजाब के लिए ये बहुत गोल्डन पीरियड था. दिस इज कंसिडर्ड अ गोल्डन पीरियड फॉर दिस मिनिस्ट्री एंड दे हैड नो सच प्रॉब्लम्स दैट द रेस्ट ऑफ इंडिया वाज फेसिंग. ठीक है, विद दिस वी टर्न टू द थर्ड पॉइंट बिकॉज़ आई एम गोइंग टू रैप अप नाउ. आई थिंक आई हैव गॉन ओवर माय टाइम, व्हिच इज द रिलेशनशिप ऑफ द पंजाब विद द सेंटर under the British. That is to say कि जब while the provincial elites of colonial Punjab had very good relations with the British, which we've been talking about so far, they were very wary of including national all India parties. So, for example, there was a fear of undue influence of national level parties in colonial India. Sends a loud and clear message to the Congress and also to the Muslim League, where he says to all the meddling busybodies, I say hands off the Punjab. ये मैंने direct quote इसका किया. In 1941 की speech है. And the reason that this is interesting and important is because 1938 में Sikandar Hayat Khan had signed a pact with Jinnah, which was called the Sikandar-Jinnah Pact, जिसमें basically it brought about an alliance between the Muslim League and the Unionist Party, or the Muslims of the Unionist Party. तो इसके बावजूद जो है सिकंदर का ये stance towards the Muslim League ये था कि आप please you stay out of Punjab politics. This is the domain of the Unionist Party. And equally it was also a warning to the Congress, because the Congress had made its intentions very clear कि if the federal aspect of the India Act of 1935 is ever implemented, and if there is a locally elected central government is ever implemented in India, the Congress would take over. So, or also this is also interesting because this is 1 year after the passing of the Lahore Resolution. और हम Lahore Resolution को normally ऐसे देखते हैं जैसे कि this was a coming together of all the Muslim elites of all of India. So this is not true, because even in 1941, a whole year later, ये March 1941 की speech का हिस्सा है, Sikandar Hayat was still warning Jinnah and the Congress alike कि hands off the Punjab, out of the Punjab. So firstly, the first thing to note is that this complicates our understanding of League unionist dynamics and the linear jump of the provincial elite onto the Muslim League bandwagon. जो हम समझते हैं कि जी, you know, as we grow closer to 1947, तो सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो you know, they jumped onto the Muslim League bandwagon. Actually, it was not so simple. You know, they had one foot in each camp, and this continued literally until 1946, early 1947. Or now coming to the sort of just summing it up and last bit of the presentation. ये तो मैंने बात की of the British, the view of the Punjabis about their position vis-a-vis the center in colonial India. Now just quickly we give a glance to what the Punjabis' perception of their own role vis-a-vis a future India which was not under the British. Okay? So the perceived or planned position of Punjab vis-a-vis the future center, i.e. center controlled by the locals, not by the British, one that maximum provincial autonomy. And you can see that by various schemes that are on the Punjabis at this point or promoted in the Punjab, जिसकी cabinet mission plan उनको जो है वो ठीक लगा था, Cripps mission का एक particular part उनको ठीक लगा था, सिकंदर की अपनी schemes थी जो उसने promote की थी. उसके अंदर the main sort of the overarching theme that you can see is that whatever the center they envisaged, which would be a center largely controlled by the Congress, because that's what it seemed to be,
उनका मेन जो प्रीऑक्यूपेशन हुई थी कि वी वांट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो वो सेंटर एक ऐसा सेंटर हो जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड सेंटर हो, बहुत कंट्रोल्ड सेंटर हो, उसके 2-3 पावर्स हो, जैसे कि डिफेंस, जैसे कि कम्युनिकेशन, मगर ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे ही हाथ में रहे। So in light of these political orientations, it seems to me, and this is open to discussion, that Punjab's role, West Punjab's role in Pakistani politics is not entirely in line with its historical inclinations. And this is open to discussion and debate. So with that, I'll wrap up because I think my half an hour is well over. And we can now look at, questions or general discussion. डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी इंटरेस्टिंग होगी, मेरी तवक्को से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू वेरी मच जी। क्वेश्चन मीनवाइल अगर किसी का नहीं है तो डॉक्टर साहब मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि जो मीडिएशन का रोल होता है ना बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, वो पॉलिटिकल पार्टी का होता है जी। अब पंजाब की जो हिस्ट्री जो आपने बयान की है, इसमें हमें मीडिएशन का रोल जो है वो एक क्लास का लगता है कि एक क्लास थी, उनको आप कोलैबोरेटर्स कहें या रूलिंग एलीट कहें या फ्यूडल्स कहें, तो वो ये रोल प्ले कर रही थी हिस्टोरिकली इस पीरियड में जिसकी आपने बात की। और ये हमें कंटिन्यू होता भी दिखाई देता है कि वो टू लार्जर एक्सटेंट ये रोल जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, कि वो पार्टी जो है उसकी हैसियत सेकेंडरी है, जो प्राइमरी जो हैसियत है वो एक क्लास की है जो बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी मीडिएशन का रोल प्ले करती है। तो ये मेरा सवाल है कि दिस इज माय इंप्रेशन, व्हाट डू यू कमेंट ऑन इट? आई थिंक कि आप सही कह रहे हैं इन द सेंस, और ये मेरे ख्याल में शायद बात सिर्फ पंजाब तक भी महदूद नहीं है, सिंध में भी है ये बात। बाकी ये कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं हमारे, वी आर स्टक इन दिस सिस्टम, एक फ्यूडल मेंटालिटी आउटग्रो नहीं होके दे रही, जो कि मार्क्सिज्म वगैरह में होता है कि ये एक चीज, एक फेज खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा फेज शुरू होगा। वो इसलिए भी है क्योंकि in a way it works because जो patron client relations हैं that these landlords have with their tenants, वो they function as a as a part of the state for them. वो तो जहाँ, क्योंकि the state is not very penetrative and the state does not have reach to every part of every province and every village. तो वो उन लोगों के लिए वहाँ का जो लैंडलॉर्ड है वही तो स्टेट है उनका, that is their state. But also मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने पंजाब स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, वहां पे एक सिविल सर्वेंट्स का एक रोल था, जो कि एक बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप उन्होंने अपने पेजेंट्री के साथ कायम करने के लिए, दे वर्क वेरी हार्ड टू एस्टैब्लिश दैट, एंड इट वाज मेंट टू बी समथिंग दैट वाज मोर, जिसने लाइक आई सेड जो कि रूल ऑफ लॉ से ज्यादा तरजीह ले गया। तो वो देयर इज आल्सो हिस्ट्री ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। सिविल सर्वेंट्स की बात करें, ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो एक तरह से आप एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करें, तो द एग्जीक्यूटिव ब्रांच पावरफुल लेजिस्लेटिव ब्रांच। ठीक जी, आवाज डॉक्टर साहब यू फिनिश्ड और वी लॉस्ट योर वॉइस? जी नहीं मैंने बोल दिया। ओके थैंक यू। मसूद साबिर साहब और सुहेल जुतोई साहब और उसके बाद उमैर कुरैशी साहब और फिर साजिद दुपारी साहब। वी हैव 4 क्वेश्चंस राइट नाउ। जी मसूद साहब। मसूद साहब अनम्यूट करें। जी अब आ रही आवाज? जी आ रही। जी डॉक्टर साहब पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त लेक्चर रहा और दिल चाह रहा था कि ये लेक्चर 2-3 घंटे जारी रहता है, लेकिन ज़ाहिर है कि टाइम कंस्ट्रेंट है और ये टॉपिक भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं क्विकली एक कुछ चीजें पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जो कॉलोनियल पीरियड है पंजाब का, ये कोइंसाइड करता है द ग्रेट गेम के साथ, जो ब्रिटिश इंडिया का टेंशन चल रहा था रशिया के साथ थ्रू अफगानिस्तान। तो ये रीजन जिसमें हम रह रहे हैं इसकी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंस थी कि ये ब्रिटेन की फर्स्ट डिफेंस लाइन थी और इस लिहाज से भी उनको एक लॉयलिस्ट यहाँ से चाहिए थे।
तो उन्होंने डायरकी का सिस्टम बनाया और वो किया। तो एक तो ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा जो ना इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो जुमला आपने कोट किया है सिकंदर हयात का, ये रेजोनेट करता है उस चीज के साथ जब हम देखते हैं कि इन दी वेक ऑफ पार्टीशन ऑफ पंजाब हम कम्युनल राइट्स देखते हैं जो तारीख के बदतरीन फसादात हैं। जब तक सेकुलर नेचर की पार्टी पावर में थी ऑल वाज गुड, और ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स जब दाखिल हुई है तो उसका रिजल्ट हमने देखा है कि जी, और जो पार्टीशन ऑफ इंडिया इट वाज इफेक्टिवली द पार्टीशन ऑफ पंजाब। ठीक है, पंजाब तकसीम हुआ है, बाकी तो कोई इतना खास किसी को फर्क नहीं पड़ा है। तो ये कमेंट से दूसरा मैंने ये पूछना था कि मेरे ज़हन में क्वेरी है कि जो पंजाब हमने इनहेरिट किया है तकसीम के बाद, इसमें इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो इसका साइज है, ये अंग्रेजों ने किस तरह से किस बुनियाद पर इसको बनाया है। उसकी वजह यह है कि इस सूबे का जो साइज है, उसकी पॉपुलेशन है, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पोस्ट पार्टीशन पॉलिटिक्स में। और बड़ा सूबा और छोटे सूबे, ये सारा जो कश्मकश है ना, ये इस पर थोड़ी रोशनी डाली। अच्छा, मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो रूल्स थे उस वक्त पे कमिटी के सामने, जो बाउंड्री कमीशन था जिसने बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी थी, वो उसके जो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल था वो ये था कि कंटिग्यूअस भी हो और कम्युनिटी की मेजॉरिटी भी हो। मतलब है कि मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स विच आर कंटिग्यूअस टू ईच अदर वो पाकिस्तान में जाएंगे, और हिंदू और सिख मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स विच आर कंटिग्यूअस टू ईच अदर, कंटिग्यूअस का मतलब कि साथ साथ हों, वो सारे इंडिया की तरफ जाएंगे। और ये 100% फॉलो नहीं हुआ क्योंकि कुछ ऐसे भी थे जो कंटिग्यूअस भी थे और मुस्लिम मेजॉरिटी भी थे जो कि लास्ट मिनट पे को दे दिए गए, जैसे कि फिरोजपुर। जो आपको पता है, जो ममडोट थे, इफ्तिखार हुसैन ममडोट, जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनका तो मेन एस्टेट जो था वो ईस्ट पंजाब में चला गया। जो ममडोट एस्टेट था फिरोजपुर में था, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उसको फिरोजपुर को दिया जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने पहले जो नोशनल बाउंड्री ड्रॉ की थी ब्रिटिश ने, उसके अंदर फिरोजपुर पाकिस्तान के पास आ रहा था क्योंकि ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। मगर लास्ट मिनट पे उसको उस तरफ डाल दिया गया क्योंकि वाटर हेडवर्क्स, तो मतलब कि कोई डिस्प्यूटेड बात कि कांग्रेस लीडरशिप के साथ जो है वो दोस्ती थी, नेहरू के साथ भी थी और दूसरे कांग्रेसमैन के साथ भी थी, और लास्ट मिनट चेंजेस हुए हैं वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं थे चेंजेस, तो वो स्ट्रिक्टली इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया गया। मेरा कहने का मतलब ये था। ये पहली बात थी। आपका दूसरा सवाल जो था ग्रेट गेम के बारे में, वो सवाल बिल्कुल ठीक है आपका पॉइंट, और ये मतलब कि साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी ब्रिटिश के लिए, because it was the connecting part to all the colonies in East Asia, and it was directly on the क्या कहते हैं, the front with Russia। और यही पॉलिटिक्स का हम जो है एक एक्सटेंडेड वर्जन देखते हैं कोल्ड वॉर पीरियड में, जिसमें कि ऑब्वियसली अमेरिका की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो जाती है, मगर स्ट्रेटेजिकली साउथ एशिया और स्पेसिफिकली पाकिस्तान और उसमें पंजाब का रोल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। ये भी एक हाइपोथेसिस है which I don't think is very persuasive, मगर एक हाइपोथेसिस है कि ब्रिटिश in the end they agreed to the partition of India because they thought कि जो कांग्रेस है, अगर पूरा इंडिया कांग्रेस के पास चला जाएगा तो कांग्रेस तो मोर सिंपैथेटिक है टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि उसकी अपनी लेफ्ट लीनिंग एक फिलॉसफी थी। और हालांकि वो कहने को जो है नॉन अलाइंड नेशंस का लीडर था इंडिया, मगर एक्चुअली दिस वाज नॉट फॉर्मल। एक्चुअली इनकी काफी सोशलिस्ट पॉलिसीज खासतौर पे जवाहरलाल नेहरू की थी, तो इन्होंने इसलिए पाकिस्तान को अलग होने दिया बिकॉज दे वांटेड टू हैव अ स्ट्रांग होल्ड इन पाकिस्तान, स्पेसिफिकली वेस्ट पंजाब के अंदर। सॉरी, आपका दूसरा पॉइंट भी एक था जो वो था जी, मैंने कहा ये जो पंजाब की जो डिवीजन है और जो कम्युनल राइट्स हुए हैं इसके अंदर 47 में, ये इसमें वो जो हैंड्स ऑफ वार्निंग जो थी सिकंदर याद की, वो रेजोनेट करती है कि कम्युनल पॉलिटिक्स एंटर हुई तो ये राइट्स हुए। ये तो बिल्कुल ये है बात, और आई थिंक इट इज वन ऑफ द सुप्रीम आयरनीज ऑफ साउथ एशिया कि जो एक प्रोविंस था जहाँ पे कि क्रॉस कम्युनलिज्म वाज फ्लरिशिंग, इट वाज वर्किंग। अब हमारी अपनी जाती जो भी ओपिनियन है उसके बारे में, बट द पॉइंट इज दैट इट वाज वर्किंग फॉर द प्रोविंस। In the end, that became the venue of the most extreme
communal rioting and most violence. ये एक अजीब आयरनी है हमारी हमारी जी Thank you. सोहेल साहब, जी सोहेल साहब, सोहेल जतोई। सोहेल साहब नहीं है तो उमैर कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हाँ, सलाम। अच्छा मैम, बहुत बहुत अच्छा आपकी प्रेजेंटेशन बहुत थी चीज़, लेकिन थोड़ी सी मैं चूंकि एक गैदरिंग में बैठा था तो मुझे बड़ा टॉपिक मेरा पसंदीदा था, तो मुझे जो है ना उस गैदरिंग को पीछे छोड़ के जो है ना आपकी ये पूरा जो है ना सुनना पड़ा। और मैं एक दो सवाल ही करूँगा। मेरा एक जो है ना, आपने फोकस दायर की 1919 का जो मॉन्टेगो चिम्सफोर्ड इस्लाहात पर ज्यादा फोकस आपका चला गया था, लेकिन जो पंजाब की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में 1897 जो है उसको बड़ा इग्नोर किया गया है, क्योंकि पंजाब जो है दैट वाज नॉट बेनिफिशियरी ऑफ 1861-62 इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर 1892 का भी पंजाब जो है वो बेनिफिशियरी नहीं था। पंजाब वाज केप्ट पॉलिटिकली आइसोलेटेड। यहाँ पर इन सारे जितनी भी रेफर हो रही थी, रिफॉर्म्स हो रही थी, पंजाब जो है वो पॉलिटिकली स्टैग्नेंट रहा है। यहाँ पर कोई उस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। 1897 में थोड़ा बहुत आप कह लें कंट्रोल्ड किस्म का एक काउंसिल का एक निज़ाम मुतारफ करवाया गया था और उससे पॉलिटिकल एक्टिविटीज का आगाज हुआ था। तो आपका वो अगर इस पर 1897 पर ज्यादा फोकस होता तो ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन के साथ ज्यादा आप कह लें कि मैच करती हुई चीजें नजर आती। फिर उसके बाद आफ्टर आप कह लें कि 1919 जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, अब कह लें कि उससे पहले ही 1910 की जो डेकेड है उसमें कम्युनल पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी ज्यादा हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर, और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर। जैसे आपने पहले बताया कि पंजाब के अंदर कैनाल कॉलोनीज जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गई थी, तो इसकी एग्रेरियन जो इम्पोर्टेंस है वो यकदम 1880-90 की दहाई के बाद और ख़ासतौर पर 20th सेंचुरी में ज़्यादा इंक्रीज कर गई थी। और ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस के इंटरेस्ट में नहीं था कि पंजाब जो है वहाँ यहाँ पर कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो फ्लरिश करे, मुस्लिम लीग जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि 1910 की दहाई के एंड में सिखों का भी एक एक्टिविज्म नज़र आया। इसी तरीके से हिंदुओं की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आर्या समाज और बाद में हिंदू सभा, फिर हिंदू महासभा, इनकी पॉलिटिक्स बड़ी ज़्यादा सारी नज़र आती है। तो इसलिए एक बड़े अंदाज के साथ, क्योंकि जो है ना कॉमन पीपल के अंदर तो कम्युनल फीलिंग्स ज़्यादा सारी होती थी, तो एक डिज़ाइन के साथ 1923 के अंदर जो है ना यूनियनिस्ट पार्टी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया और उसको कंट्रोल जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को भी दिया गया। और सर फजल हुसैन जो कि मुस्लिम लीग में भी रहे थे और पंजाब की हद तक वो कांग्रेस के सदर भी रह चुके थे, तो उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए उन जो है ना आप कह सकते हैं कि 1923 ऑनवर्ड 1936 तक सर फजल हुसैन लीड करते हुए। तो मैं कहना ये चाहता था कि वो नीड ऑफ द आवर थी कि यहाँ पर कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स को रोकने के लिए जो है वो यूनियनिस्ट पार्टी जो है उसको मुतारफ करवाया गया, सारे कम्युनल ग्रुप्स जो हैं उसमें शामिल हो। तो आपका मैम इन दोनों चीज़ों के हवाले से जो कमेंट हो तो काइंडली बता दीजिए। देखिए, I would not tend to agree with the fact कि पंजाब में specifically political development को या political awareness को जी मैं ये कह रही हूँ कि I would not agree with the fact कि पंजाब में politicization को on purpose ब्रिटिश ने स्टंट किया है, क्योंकि सवाल ही पैदा होता है कि अगर वो इतनी सक्सेसफुली पंजाब में कर सके तो हाउ कम कि दूसरे प्रोविंसेस में नहीं कर सके। इसमें ऐसी क्या बात हो गई थी? माय आर्ग्यूमेंट वुड बी कि पंजाब में कम्युनल अवेयरनेस इतनी ऑफेंसेस और पॉलिटिसाइजेशन खुद नहीं थी। कुछ कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब आवाज आपकी बीच में हाँ आ रही है, आप जारी रखें प्लीज। अच्छा,
मैं ये कह रही थी कि पॉलिटिकल स्टैग्नेशन जो है पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट, मेरा नहीं ख्याल कि ब्रिटिश ने किया। आई वुड आर्ग्यू कि पोलिटिसाइजेशन पंजाब में लेट हुई है रादर देन कि ब्रिटिश ने की है। जो ब्रिटिश ने किया है वो सभी प्रोविंसेस में किया है, विच इज टू ट्राई टू टेक द स्टिंग आउट ऑफ nationalist all India parties. They were not threatened by local level or small level parties. They were more threatened by an all India sentiment. They were threatened by the politics of the Congress. एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि nobody is arguing कि there was no communalism. मैं ये तो नहीं आर्ग्यू कर रही कि कम्युनलिज्म था नहीं पंजाब में या कहीं और पे। आर्य समाज भी था, हिंदू महासभा भी था, मुस्लिम भी था, कांग्रेस भी था, सारी दुनिया की सारी पार्टी थी, अहरर्स भी थे, खाकसार्स भी थे, सारी पार्टीज थी। But the point is, which party was able to hold the fort convincingly? Which party was able to take over Punjab politics? तो वो तो ऐसी कोई पार्टी नहीं थी वहां पे पंजाब में which was able to dominate the process came to the front. और जो आपने ये बात कही कि ये तो यूनियनिस्ट पार्टी को क्रिएट किया गया, बनाया गया, हाँ जी बिल्कुल क्रिएट किया गया और बिल्कुल बनाया गया। मैं भी तो यही आर्ग्यू कर रही थी कि उन्होंने जब 1919 का एक्ट बनाया तो द होल पॉइंट वाज कि जो इनफॉर्मल कोलैबोरेटर्स हैं, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स प्रॉप करके बैठे हैं, वो उन्हीं को फॉर्मल स्ट्रक्चर्स में अब तब्दील किया जाए, उन्हीं को डाला जाए। काउंसिल्स तो खैर पहले से थे, मगर उन्हीं को असेंबलीज में डाला जाए, मिनिस्ट्रीज में बनाया जाए और फिर उन मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व किया जाए। सो दैट इज अ वे ऑफ प्रिटेंडिंग टू गिव अप कंट्रोल बट आल्सो रिटेनिंग कंट्रोल बाय द ब्रिटिश। ठीक जी। उमर कुरैशी साहब, आपने डॉक्टर साहब बाकी डॉक्टर साहब फिर दोबारा आते हैं आपकी तरफ दूसरे राउंड में। जी उमर कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस वाज रियली इंफॉर्मेटिव डॉक्टर साहब, मैं बड़ा मजा आया आपकी सारी गुफ्तगू सुन के। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ भी नहीं। एक आपने बात की कि यूनियनिस्ट के जो लोग थे उन्होंने कहा जी हैंड्स ऑफ पंजाब। ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि जी ऑटोनॉमी प्रोविंसेस के पास ज्यादा रहे, आप पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री को जानती हैं, क्या यही रुझान, यही ट्रेंड बाकी जो पाकिस्तान के अंदर शामिल सूबे हैं उनका भी था? ग्रास रूट लेवल के ऊपर, यानी जो पब्लिक थी, नॉर्मल पब्लिक, ये उसको रिप्रेजेंट ही कर रहे थे ना, तो क्या वो भी यही चाहते थे कि मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस एंड वेरी लिटिल टू द सेंटर? या ये बाद में एक चीज जो है वो शायद या पंजाब ने एजुकेट किया बाकियों को, या किसने किसको एजुकेट किया? जस्ट वांट योर कमेंट। नहीं देखिए, ये तो एक एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है जो कि आयशा जलाल ने अपनी बुक में मेंशन किया काफी तफसील में, द सोल स्पोक्समैन में, जिसमें उन्होंने इसको एक नाम भी दिया है, प्रोविंशियल पर्टिकुलरिज्म। और वो कहती हैं कि उनका जो मेन हाइपोथेसिस है वो ये है कि जिन्ना हैड सच अ डिफिकल्ट टाइम बिकॉज he did not have a direct electoral constituency from any Muslim majority province, or he had to carry all the Muslim majority provinces with him in order to fight for Pakistan, जो कि उनके लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये सारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, they were each dancing to their own tune, which is true actually. If you look at the election result of 1937, मैंने आपको जैसे कहा था कि 7 out of 11 प्रोविंसेस जो है वो कांग्रेस ले गया, जो 4 प्रोविंसेस वो नहीं ले गया वो सारे मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। एक पंजाब था, एक सिंध था। सिंध तो खैर 1936 में अलग हुआ है, तो सिंध की पॉलिटिक्स तो बहुत ही एम्ब्रियोनिक थी 1937 में। पंजाब की पॉलिटिक्स तो फिर भी एस्टैब्लिश थी। और तीसरा बंगाल था जहाँ पे कृषक प्रजा पार्टी जीती है, और चौथा जो है वो NWFP था। अब NWFP थोड़ा हम इसको इसलिए भी इट इज अ ग्रे एरिया बिकॉज खुदाई खिदमतगार जो थे वो उनकी अलायंस थी अपनी कांग्रेस के साथ। मगर इन अ वे आयशा जलाल का जो हाइपोथेसिस है कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो थे वो अपने अपने पॉलिटिक्स में प्रोविंशियल पार्टीज के पॉलिटिक्स, प्रोविंशियल लेवल पार्टी थी जो सिंध में जीती, आई थिंक सिंध नेशनल फ्रंट है ऐसा कुछ था, वो प्रोविंशियल लेवल थी। पंजाब में भी प्रोविंशियल लेवल पार्टी जीती है, तो वहां पे ना मुस्लिम लीग की इतनी स्वे थी और ना कांग्रेस की इतनी स्वे थी मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। तो ये बात तो सही है कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस जो हैं वो they were more into provincial autonomy and having distance from the center because the center would likely be a Congress dominated center. जाहिर है, obviously. जी साजिद साहब, साजिद गौरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, साजिद गौरी। सर मैंने ये पूछना था कि हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन में इनकलाब के बाद इस इलाके में पंजाब के और
NWFP के इलाके में बहुत सी तब्दीलियां कॉलोनियल रूलर लेके आता है। उसको जो खौफ होता है कि सोवियत यूनियन ने आना है और हमने इस इलाके में इनको रोकना है, उन्हें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लायल, हमने यहाँ पे शराफिया बनाई गई, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि चमन तक ये रेलवे लाइन को ले गए, ट्राइबल एजेंसियां बनाई गई। फिर वही हुआ कि सोवियत यूनियन बाद में पाकिस्तान एज ए बफर स्टेट के तौर पे बना, सोवियत यूनियन आया और अफगानिस्तान में जहाद हुआ, लड़ाई हुई। अब मैं पूछना ये है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स, जब एक बहुत बड़ी काज खत्म हो चुकी है पाकिस्तान को एज ए बफर स्टेट इस्तेमाल करने की, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स की इस इलाके में क्या पॉलिसीज हो सकती हैं? जी डॉक्टर साहब। सॉरी, इसका लास्ट सेंटेंस मैंने मिस किया आपका। आप कह रहे हैं अब जो इंटरनेशनल अब प्लेयर्स need हैं नहीं, उनकी पॉलिसीज क्या है इस वक्त? किसकी पॉलिसीज? इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, ग्रेट पावर्स जो हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान करंटली जो है वो अपनी रेलेवेंस खो चुका, चूंकि वो जो रशियन थ्रेट था वो नहीं है। तो अब पॉलिसीज जो हैं ग्रेट पावर्स की रिगार्डिंग दिस रीजन पर्टिकुलरली पाकिस्तान क्या होंगी? मतलब अब हमारा इस्तेमाल क्या होगा? इन अदर वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूँ। देखिए, ये दिस इज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नॉट माय एरिया। अब ये तो कोई इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट आपको बताए हुए, तो अफगानिस्तान के रिलेशन में जो पाकिस्तान की अहमियत थी, वो आई मीन इवन आफ्टर द कोल्ड वॉर आई कैन हेल्प यू आउट, बट आई एम अ हिस्टोरियन नॉट अ इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट और करंट अफेयर्स एक्सपर्ट। तो वो ये थोड़ा सा मेरी आउट ऑफ माय लीग है। ठीक हो गया। तो अभी सवाल और तो कोई नहीं है किसी का मजीद साजिद गौरी साहब के बाद। तो सेकंड राउंड में सुहेल साहब कुछ बात मजीद करना चाह रहे थे। जी सुहेल साहब, नाउ बैक टू यू इफ यू आर हियर। जी डॉक्टर सुहेल जतोई साहब नहीं है। तो कोई और कमेंट, कोई क्वेश्चन, एनीवन? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर रुबीना। जी डॉक्टर रुबीना। डॉक्टर नवाल, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंफॉर्मेटिव, और बहुत अच्छा एक बैकग्राउंड हमें पंजाब के हवाले से सुनने को मिला, और बड़ी उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हुई, क्योंकि हम अक्सर चीज़ें सुनते हैं पंजाब के हवाले से, और काफ़ी सारी पंजाब की साइकी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, और पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क सुनते को मिलते थे। तो बहुत सारी चीज़ें आज उस लिहाज से मेरी तो क्लियर भी हुई हैं। तो अच्छा, एक चीज मेरे माइंड में ऐसे आ रही है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज रेलेवेंट और नॉट। जैसे आपने कहा कि पंजाब के जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स थी और पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स लिए, बहुत सारे कंसेशंस जो थे वो एक्सट्रैक्ट किए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे। तो मैं एक चीज मेरे माइंड में आ रही थी कि इस पूरे सिनेरियो में भी हमने देखा है कि पंजाब में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हमने देखी, कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क या उस तरह से वो चीजें नहीं थी। तो इसकी क्या रीजन थी? क्या ये यहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी वो चाहती ही नहीं थी, जो फ्यूडल माइंडसेट था वो चाहता ही नहीं था कि कोई लंबी चौड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और डेवलपमेंट हो? सॉरी, मैं आई थिंक मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है, मैंने थोड़ा सा मिस किया। आपने सिर्फ मैंने ये सुना कि आपने कहा कि दे एक्सट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश, उसके बाद आपकी आवाज गायब हो गई। अच्छा, उससे आगे मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर वो बेनिफिट्स लिए गए तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन में नहीं देखा कि कोई लंबा चौड़ा बेनिफिट पंजाब ने उस तरह से लिया हो, क्योंकि अगर आप देखें तो इस पूरे पीरियड में हमें नहीं कहीं नजर आता कि कोई आउट ऑफ द वे पंजाब में कोई बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई हो, कोई बहुत डेवलपमेंट हुई हो। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जो यहाँ की लोकल पॉलिटिशियंस थे वो चाहते ही नहीं थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और डेवलपमेंट हो, बिकॉज वो फ्यूडल माइंडसेट के साथ थे? क्या ऐसा था या कोई और रीजन? डॉक्टर साहब, यू गॉट द क्वेश्चन या मैं रिपीट करूं जो पूछ रही हैं? रिपीट कर दें प्लीज, रिपीट कर दें। अच्छा, वो ये कह रही हैं कि ये जो पंजाब की जो पॉलिटिकल एलीट थी, उन्होंने डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे नहीं की, तो इसकी क्या रीजन थी? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। ये आप कॉलोनियल पीरियड की बात कर रही हैं, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की बात कर रही हैं? क्योंकि कॉलोनियल इकोनॉमी को तो इस तरह से, देखिए कॉलोनियल पीरियड में तो एक स्पेसिफिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है मदर कंट्री की तरफ से, जिसमें कि इंडस्ट्रियल किया जाता है, उनको पीनलाइज किया जाता है, और जो लोग रूरल एरियाज में होते हैं उनको अलग किस्म की बेनिफिट्स दी जाती हैं। तो रूरल एरियाज में होने के
वजह से आपको टाइटल्स भी मिलेंगे, लैंड ग्रांट्स भी मिलेंगे, और आपकी टैक्सेशन भी हल्की होगी एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। वाटर टैक्स भी आपका हल्का होगा। अगर आप अर्बन प्रॉपर्टी खरीदेंगे या अगर आप क्या कहते हैं अर्बन पॉलिटिशियन होंगे तो आपके लिए टोटली डिफरेंट टर्म्स होंगी। और मतलब है कि तो जो उनका रवैया था और डिस्पैरिटी थी रवैये में विद द एग्रीकल्चरल कास्ट एज अपोज टू द बनियाज और अदर अर्बन एक्टर्स, वो तो पंजाब में बहुत ज्यादा प्रोनाउंस थी। जैसे मैंने मेंशन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में विद एवरी सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन रूरल एरियाज के सीट्स ज्यादा बढ़ाई जाती थी, उनकी वेटेज ज्यादा बढ़ाई जाती थी, और अर्बन एरियाज की कम की जाती थी। They were in giving more incentive to people to remain in a rural or feudal mindset। और जहां तक ये सवाल सेट होता है कि इंडस्ट्री सेट करनी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी, वो तो बिल्कुल कतई तौर पे अलाउड नहीं था। इसीलिए तो मतलब कि जो कांग्रेस का एक सिंबल था कि हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे, स्पिनिंग व्हील का जो एक है ना, वो उनकी अभी भी उनके फ्लैग के ऊपर वो स्पिनिंग व्हील की एक बीच में एक शक्ल आती है। तो उसका कॉन्सेप्ट यही था ना कि गांधी यही कहता था कि भाई हमारा नमक है तो आप क्यों फिनिश करके हमें बेच रहे हैं, या हम अपने कपड़े खुद क्यों नहीं बना सकते, आप फिनिश्ड कॉटन बना के हमें बेच रहे हैं। मतलब कि हम अपनी ही रॉ मटेरियल को लेके फिनिश करके हम खुद क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते। आप हमसे रूरल मटेरियल रॉ मटेरियल लेंगे, आप फिनिश करेंगे और वापस हमें ही आके बेचेंगे। तो ये एक तो मतलब कि जो इकोनॉमी में कॉलोनाइज कंट्री को इंटरनेशनल इकोनॉमी में इंटीग्रेट करने की टर्म्स ये होती हैं कि कॉलोनाइज कंट्री जो है वो एक प्राइमरी प्रोडक्शन के मोड में रहे, क्योंकि ज्यादा पैसा तो आपको फिनिश्ड गुड से मिलता है ना, मैन्युफैक्चर्ड गुड से मिलता है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल से आप जो पॉइंट अब मुझे लग रहा है कि जो बिल्ड हुआ है वो ये है कि जो इधर की लोकल फ्यूडल माइंडसेट था और जो कॉलोनियल ब्रिटिश वो एक माइंडसेट था, वो दोनों कोलैबोरेट हो रहे थे और वो दोनों के बेनिफिट्स सिमिलर थे, वो सिमिलर पेज पे थे। दैट्स व्हाई ये मैंने फिर मिस किया, मुझे समझ नहीं आई ये फॉलो अप क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया, सुने नहीं आया। नहीं मैडम, देयर इज नो फॉलो अप क्वेश्चन, बस एक लास्ट कमेंट था। आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर वीना, अब आ रही है, आपकी आवाज में कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, उसकी वजह से क्लियर नहीं है। आई थिंक फिर ये इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, ये तो रहेगा। अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, बस मैं लास्ट कमेंट मैंने यही किया था। मैंने कहा इट मींस के हम इससे एक जो बिल्ड कर सकते हैं, पॉइंट बिल्ड होता है कि जो हमारी यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स थी, फ्यूडल माइंडसेट था वो, और जो ब्रिटिश माइंडसेट था, दे वर ऑन द सेम पेज। दोनों की फेवर में नहीं था कि यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती, और वो अपने फ्यूडल माइंडसेट के साथ यहाँ पे चलना चाहते थे, चीजों को कंट्रोल करना चाहते थे, और ब्रिटेन्स जो थे जी मतलब वो भी उसको इसी तरह से own collaborators, so there were many more incentives to remain, हाँ जी, there were many more incentives to remain in the rural mindset and to remain in the feudal mindset. There were no incentives to go to industrialization. मैं इस पे कमेंट कर सकता हूँ? Thank you so much. जी मसूद साहब जी बोलिए। इसमें डॉक्टर साहब एक पॉइंट ये भी देखिए, मसूद साहब माइक ठीक कीजिए, आवाज नहीं आपकी आ रही। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अभी डॉक्टर नहीं फिर नहीं आ रही सर आवाज, तो मैंने अब आ रही है। जब आप पीछे हटते हैं तो आती है, जब आगे होते हैं तो नहीं आती। अच्छा ओके अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। चले अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन है ना कि जी पंजाब के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों रही, इसका जवाब पार्टली उसमें भी जिस शुरू में बताया कि जी ब्रिटिश के लिए ये जो इलाका है जिसको आज पंजाब कहते हैं, एक तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस इसकी ब्रेड बास्केट की थी। दूसरी चीज ये कि जी यहाँ से उन्होंने ब्रिटिश इंडियन फौज के लिए भर्तियां की हैं, पोठवार का एरिया, सोनसकेसर, मियाँवाली, कालाबाग, यहाँ से। तो ये अगर वो इसको बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियली डेवलप करते तो फिर ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली जाती। ये भी एक तरीका था उनका कि डिपेंडेंस कायम रहे और यहाँ से ब्रिटिश इंडियन फौज के लिए उनको मिलते रहे। यहाँ से उन्होंने ये लिए हैं, पंजाब से सिख लिए हैं अपनी फौज में, और नेपाल से गोरखे लिए हैं उन्होंने। ये तीन जो थे जिनको उन्होंने मार्शल रेस करार दिया है उसके साथ। तो ये भी एक इसका एक रीजन था। डॉक्टर साहब मेरे ज़हन में क्वेरी ये थी कि आप क्या समझती हैं कि जो आज का पंजाब है हमारे पास और जो आज का पंजाब इंडिया के पास है, ब्रिटिश ने इनको डिफरेंट ट्रीट किया है
इस इलाके में उनकी पॉलिसियां और थी और इंडियन आज के इंडियन पंजाब यहाँ की डिफरेंट डिफरेंसेस हैं। देखिए दो बहुत ऑब्वियस डिफरेंसेस जो हैं, एक मेंशन की पंजाब लैंड होल्डिंग्स की, और जो पंजाब सेंट्रल लैंड ऑफ पेजेंट। तो जो आप जब हम बात करते हैं यूनियनिस्ट पार्टी की और लार्ज लैंड ओनर्स की, तो उसमें एक इनफॉर्मल बात है वो मुस्लिम्स की तरफ आता है, क्योंकि लार्ज लैंड ओनर्स पंजाब के थे ही मुसलमान, जो हिंदूज और सिख्स थे वो कंपैरेटिवली छोटी लैंड होल्डिंग्स वाले थे। तो इन दैट सेंस हमने जो फ्यूडल लेगेसी एक इनहेरिट की है वेस्ट पंजाब ने, वो ईस्ट पंजाब ने नहीं इनहेरिट की। एक तो ये बात। दूसरी बात जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन की ड्यूरिंग बताई थी कि जो रिक्रूटमेंट थी वो भले के सिख उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, सिखों को वो जिन्होंने सिंह का टाइटल देते थे, लायंस ऑफ द पंजाब कहते थे, मगर जो रिक्रूटमेंट है वो एरियाज अब पाकिस्तान में है ना, ये रावलपिंडी और अटक और ये वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे जो और तीसरी बात ये कि फिर जो सेंट्रल स्टेट है इंडिया का और जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी बिगिनिंग में ही, उन्होंने दे मैनेज टू पुट द आर्मी इन इट्स प्लेस एटलीस्ट मतलब ऑस्टेंसिवली इन इमीडिएटली, जो कि हम नहीं कर सके, जो कि जिन्ना की अपनी प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि जिन्ना खुद गवर्नर जनरल था, वो खुद हेड था एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, तो वो एक एग्जीक्यूटिव ट्रेडिशन हमने जो इनहेरिट भी किया और फिर हमने उसको इमीडिएटली तरजीह भी दी, जो कि इंडिया ने नहीं दी। इंडिया कट इट डाउन टू साइज। और वो जो एक प्रोविजन था इंडिया एक्ट 1935 में, that the governor general as the head of the executive branch can dismiss the legislature when he wants, वो फौरन पहले कांग्रेस ने और नेहरू ने उस क्लॉज को पहले काट दिया था जब उन्होंने 1935 का एक्ट अडेप्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया। हमने नहीं काटा एंड वी हैव सफर्ड फॉर इट। डॉक्टर साहब हमने काटा भी नहीं है, हमने बार बार उसको जिंदा किया। जी वही अगर कभी गलती से कट गया तो हम फिर वापस ले आए उसको। अच्छा, इशरत कोई सवाल पूछना चाह रही है। जी इशरत। इशरत बोलिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, शुक्र अल्लाह का। पूछिए डॉक्टर साहब से क्या सवाल है आपका? जी जी। ओके सो आई हैव टू क्वेश्चंस। द वन इज के आप थोड़ा सा सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बताइएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जब इंट्रोड्यूस हुआ तो अब वो प्रोविंसेस या वो इलाके जहाँ पे मुस्लिम जो हैं वो माइनॉरिटी में थे, जैसे कि यूपी हो गया, मद्रास हो गया, तो चलो वहाँ तो समझ आती है कि उनको फायदा हुआ, लेकिन बंगाल और पंजाब में जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे, तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट का वहाँ पे क्या फायदा होगा। और दूसरा मेरा ये सवाल था डॉक्टर साहिबा कि जब साइमन कमीशन आया तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये 2 साल बाद आना था, क्योंकि 1919 के एक्ट के मुताबिक ये हर 10 साल बाद एक्ट आना था, तो ये 2 साल अर्लियर आ गया था, तो इसकी क्या वजह थी? और दूसरा ये कि साइमन कमीशन में पंजाब एलिट जो है वो क्यों साइड ले रहे थे कि साइमन कमीशन की फेवर में थे, तो इसमें थोड़ा सा बताइए। अच्छा इनको मैं सॉरी आपका पहला क्वेश्चन क्या था, मुझे पहला दोबारा रिमाइंड कराएं। मैं पहला क्वेश्चन में पहले आंसर करती हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट का मैं बता देता हूँ। सेपरेट इलेक्टोरेट कह रही हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो था इसका मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे उनको क्या फायदा? उसका फायदा ये था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो प्रोविजन था वो इन इट सेल्फ प्रोविजन तो नहीं था ना, एक और भी उसके साथ प्रोविजन था। वो प्रोविजन ये था जो फजली हुसैन ने बेसिकली लॉबिंग की थी, उसने कहा था कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे मुसलमानों को, वो जो कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं थी, मतलब कि अगर पंजाब में 52% पे 54% मुसलमान हैं तो उनको 54% तो नहीं मिली थी से इन द लेजिस्लेचर, मगर फिर भी उनको 40s में मतलब कि 40 समथिंग % का उनको उसका रिप्रेजेंटेशन मिली थी। तो मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज जो थे वहाँ पे मुस्लिम हिंदूज को जितना उनका प्रोपोर्शन के मुताबिक नहीं मिले सीट्स, मगर जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वहाँ पे स्पेशली बंगाल और पंजाब में वहाँ पे मुस्लिम्स को तकरीबन अपने प्रोपोर्शन से थोड़ा कम मिला है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फायदा उनको ये हुआ कि उनकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी हुई साथ में, इट वाज नॉट जस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एक तो ये बात हो गई, और दूसरा आपका 2 सवाल कुछ रिलेटेड थे शायद, प्लीज बता दें।
साइमन कमीशन के बारे में था मेरा। साइमन कमीशन जब आया ना तो पंजाब एलीट जो थे, they were siding अच्छा, with साइमन साइमन कमीशन जो था, इट वाज बेसिकली साइमन कमीशन को इसीलिए बुलाया गया बिकॉज देयर वाज सो मच डिसकंटेंट एंड देयर वाज आल्सो सो मच disunity between the various elements of India and what they wanted. अब साइमन कमीशन वाज एन ऑल वाइट कमीशन। साइमन कमीशन में कोई लोकल को इंक्लूड करने का इरादा भी नहीं था और उन्होंने किया भी नहीं। और जो पंजाब के प्रोविंशियल लीड्स हैं जिनकी मैंने अभी बात की, उन्होंने कोई फॉर्मली एडवाइस नहीं किया साइमन कमीशन को। दे वर नॉट फॉर्मली इनवाइटेड टू बी पार्ट ऑफ इट। नो इंडियन वाज कॉल्ड टू बी पार्ट ऑफ इट। तो इसीलिए तो कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया। बट पंजाब की लैंडलॉर्ड्स की जो सारी गेम थी बिफोर 23, वो थी सारी इनफॉर्मल गेम। तो उन्होंने जो फिरोज खान नून की दोस्ती थी, फॉर एग्जांपल मैल्कम हेली के साथ या डी मॉन्टमोरेंसी के साथ, वो उनको इनफॉर्मली बोलते थे कि हमें ये चाहिए। और वो जो साइमन था, उनकी जो सबसे पहले दोस्तियां हुई वो पंजाब की सीनियर सिविल सर्वेंट्स के साथ हुई। तो ये जो पंजाबी लैंडओनर लीड्स ने अपना साइमन कमीशन को अपनी तरह से इन्फ्लुएंस किया, वो इनफॉर्मली किया, वो फॉर्मली नहीं किया उन्होंने। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा वजाहत कीजिए कि ये जो साइमन कमीशन था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का बनाया हुआ कमीशन था ना, और जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे। जी, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का बना हुआ था या ये जो इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसने ड्रॉ किया था। ठीक। ये क्योंकि हाँ, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया के मामला थे वो डायरेक्टली पार्लियामेंट खुद इसमें इतना तो नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मगर जो जो आपने इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नीचे जो काउंसिल था। ठीक। एक और बात जो आपने की थी, थोड़ा सा उसका जिक्र हुआ पहले, कि देखिए ये जो यूनियनिस्ट पार्टी की लीडरशिप थी, ये कम्युनल हार्मनी की पॉलिटिक्स करती थी। क्रॉस कल्चरल, क्रॉस रिलीजियस लिंकेजेस, उस हवाले से इनकी लिबरल सेकुलर पॉलिसी थी। अच्छा, लेकिन एक हमें ट्रेंड और नजर आता है कि ग्रास रूट लेवल पे कम्युनलिज्म जो था वो हुआ, वहां पे प्रमोट हुआ, और ये पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस जो है, जो इट स्टार्टेड फ्रॉम रावलपिंडी। तो ये हालांकि वो मतलब यहाँ पे यूनियनिस्ट पॉलिटिक्स थी, और ये जो है, ये पैराडॉक्स जो है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई एलीट लेवल पे तो कम्युनल हार्मनी की बात हो रही है, उन्होंने कैरी भी किया इस आइडिया को, और ग्रास रूट लेवल पे ये क्या एलीट ने इसको इंस्ट्रूमेंटल यूज किया, इस तरह की मोबिलाइजेशन की, इसकी क्या कॉजेज क्यों थी, वाई ग्रास रूट लेवल पे वायलेंस कम्युनल क्यों हुआ? आई थिंक देखिए, इसकी 2-3 वजूहत थी, जिसमें से कि एक वजह जो काफी वाजे है और हम इग्नोर करते हैं, वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश ने पंजाब को काफी स्क्वीज किया है। स्क्वीज इन द सेंस कि पंजाब से, एज वाज जस्ट मेंशन्ड, पंजाब वाज द ब्रेड बास्केट, और वहां से जो खाना था वो पंजाब में खुद रैशनिंग करके, मगर वो खाना जो है अपने रिजर्व में आर्मी के लिए रखा जाता था, फॉर देयर आर्मी in reserve. It was not even being utilized. और बाकी जो फैमिन स्ट्रिकन एरियाज थे, जो 30s का फैमिन था बंगाल वगैरह में, वहां पे डाइवर्ट किया जाता था और पंजाब में खुद रैशनिंग चल रही थी। और उसके अलावा दूसरी बात ये कि पंजाब को निचोड़ा गया इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मी, जो कि एक हद तक तो पंजाब के लिए बेनिफिशियल था, मॉनेटरीली भी और इन अदर वेज, पेंशंस वगैरह। मगर आफ्टर अ पॉइंट आई थिंक पंजाब बिगैन टू फील द रियल बर्डन ऑफ फाइटिंग अनदर कंट्रीज वॉर। तो वो एक एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट था, जिसको कि जाहिर है मुस्लिम लीग ने बहुत, इसने भी किया। और दूसरी बात ये कि some of the blame has to be placed on the unionist leadership as well, क्योंकि the unionist leadership did not come up with any matching slogan जो एक मुस्लिम लीग का एक स्लोगन था कि मुझे प्रॉब्लम है, उनका अंदर जो है पाकिस्तान, और if your प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आवाज आपकी फिर चली गई।
आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। शुमाइला आपको आ रही है? अच्छा शुमाइला ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। डिस्कनेक्ट हो गए। शुमाइला अच्छा मैं इतनी वो नहीं आ रही इससे इन्वॉल्व होकर सुन रही हूँ कि मुझे लग रहा है जो सारी बातें हो रही हैं सुनने में मुझे अभी भी लग रहा है ये कम है। मैं यही कहना चाह रही थी, कमेंट में मेरा यही था कि अभी लग रहा था ये कम है, अभी इसके ऊपर और बात होनी डॉक्टर साहब चाहिए। डिस्कनेक्ट हो गई हैं। इशरत क्या हाल है बेटा, आपकी तरफ छुट्टियां चल रही हैं या आप पढ़ाए जा रहे हो अभी? सर छुट्टियां चल रही हैं हमारी तरफ, 1 जून से छुट्टियां हो गई डॉक्टर थी। निवाल जॉइन बैक जी। जी मैं सिर्फ रैप अप कर रही थी बस अपना पॉइंट। मैं ही कह रही थी कि अगर आप 1946 का मैनिफेस्टो पढ़ें, उसका यूनियनिस्ट पार्टी का जो उन्होंने एक नया मैनिफेस्टो बनाया था बिफोर द इलेक्शंस, तो उस मैनिफेस्टो में यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसके अंदर कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की जो कि आई मीन दे हैड नॉट रियलाइज्ड कि जो एक मतलब कि कांग्रेस की बहुत परसुएसिव कैंपेन है एंटी ब्रिटिश एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म की, जो मुस्लिम लीग की एक बहुत पॉपुलर स्लोगन्स चल पड़े हैं, उनके रिस्पांस में बिल्कुल फीका रिस्पांस था। द यूनियनिस्ट पार्टीज मैनिफेस्टो स्टिल टॉकिंग अबाउट बिरादरी, कास्ट एफिलिएशंस, एग्रीकल्चरिस्ट, वो एक पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। अब जो गेम बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो दे आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द न्यू गेम। एज अपोज टू दैट इफ यू रीड जो मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि क्या नाम था उसका, वो लेफ्टिस्ट ने ड्रॉप किया। I mean, not that the Muslim League ended up implementing any leftist agenda, but as far as drawing up the constitution was concerned, their manifesto was concerned, it was a very progressive manifesto. तो वो जो है यूनियनिस्ट पार्टी थोड़ी फीकी पड़ गई, थोड़ी they were left behind, थोड़ी ओल्ड फैशन, उनकी रेटोरिक जो थी वो ओल्ड फैशन रह गई. It was not catering to the changing political condition. ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी कामयाबी आज ये है कि आमतौर पे ना हम हिस्ट्री से थोड़ा सा वो बिदकते हैं ना कि हिस्ट्री भाई थोड़ा टफ लगता है ना, जो खास तौर पे जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये है कि आपने हिस्ट्री को बड़ा पॉपुलर कर दिया आज। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये आपकी सक्सेस है। और जब आप ज्वाइन करेंगे फॉर्मली हबीब यूनिवर्सिटी को, तो फिर हम उसकी सेलिब्रेशन के तौर पे एक और सेशन आपके साथ करेंगे, थोड़ा सा फर्दर जो है ना वो जनरल थीम पे, काइंड ऑफ व्हाट इज हिस्ट्री, क्या इसके लेसन्स यूजुअली होते हैं, और खास तौर पे कि व्हाई वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। लगता यही है कि हम नहीं सीखते। सही बात। मगर आपने हिस्ट्री पढ़ाया भी तो इतनी बुरी तरह से जाता है ना स्कूल्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिस्ट्री रजिस्टर ही नहीं होती सही मानों में। हाँ, स्कूल में यूनिवर्सिटी में कभी हिस्ट्री पढ़नी पड़ जाए तो बच्चों की शक्ल ऐसी होती है जैसे ये क्या मुसीबत पड़ गई है सर पे। मगर ये कि उनको सही से पढ़ाई नहीं जाती। ये इशरत बैठी हुई, इशरत आप हिस्ट्री पढ़ाती हैं? इशरत जो है वो शी वाज माय स्टूडेंट एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी। इशरत आप पढ़ा रही हो बच्चों को हिस्ट्री? यस सर पढ़ा रही हूँ, लेकिन सर हम अब कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह ना पढ़ाई जाए जिस तरह पहले पढ़ाती जाती रही है, हमें पढ़ाई गई थी इन माय स्कूल एंड कॉलेज। जिस तरह हमने आपको पढ़ाई थी आप वैसे नहीं पढ़ा रहे। नहीं सर मेरा ये मतलब नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, गुड, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा जी दोस्तों, किसी का कोई क्विक कमेंट है तो प्लीज कीजिए। मुझे थोड़ा सा कल निकलना है, 10 मिनट अभी है तो आप कर सकते हैं। तो मुझे कल निकलना है, मैं थोड़ी तैयारी करना चाह रहा हूँ, गेस्ट आए हुए हैं तो हम कहीं जा रहे हैं। पर मैं ये कहूंगी कि बड़ा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव था, और मुझे लग रहा था कि अभी इसको और हमें इस कुछ थोड़ी सी तशनीकी रह गई है, हमें इसको जो है अभी हमारी जो प्रेजेंट पॉलिटिक्स है उसके साथ भी थोड़ा सा रिलेट करना था और करना चाहिए था। अच्छा वो नहीं करना चाहिए था, उससे बचना चाहिए था शुमाइला। डॉक्टर निवाल का जो है ना वो डिस्टिंक्शन ये भी है कि डॉक्टर निवाल ने मुझे 3 दफा मैसेज करके खुद कहा कि मेरा सेशन स्केड्यूल कर। तो डॉक्टर साहब सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर इरम कुछ कहना चाह रही हैं, इरम साजिद, ये इनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है, पढ़ाती है। जी डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो स्टॉकहोम वाले डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, पिछले दिनों सिर्फ पाकिस्तान भी आए हुए थे,
वो ये कहते हैं कि जो पीरपुर रिपोर्ट्स और शरीफ रिपोर्ट्स वगैरह हैं और जो ये सब जो है ये सही नहीं है, इनमें ज्यादातर जो है ये फोर्ज है, मतलब झूठ लिखा हुआ है, तो क्या ये बात सही है? I am not in a position to confirm or dismiss this claim. मतलब ये कि जहाँ तक वैसे मैं जनरल एक बात वैसे कह रही हूँ कि आर्काइवल सोर्सेज में और सोर्सेज को सप्रेस करने में और सोर्सेज को चेंज करना ये तो होता है, वैसे इसमें कोई इतनी मतलब इसमें ऐसी बात नहीं कि हम बिल्कुल डिसमिस कर दें कि ऐसा हो नहीं सकता, बट आई एम नॉट सेइंग कि हुआ है। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं इसी पॉइंट को, डॉक्टर इनाम के पॉइंट को मैं आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे भी इत्तेफाक हुआ डॉक्टर इश्तियाक साहब का एक लेक्चर सुनने का, सरगोदा यूनिवर्सिटी उन्होंने विजिट की और उन्होंने एक आर्गुमेंट ये दिया कि पंजाब की जो फ्यूडल एलीट थी उन्होंने अपनी जो लैंड्स थी और अपनी जो एम्पायर्स उन्होंने खड़ी की थी जो उनको मिली थी, वो बेसिकली उन्होंने बचाने के लिए कोशिश की थी कि पाकिस्तान बन जाए, क्योंकि उनको पता था कि जो नेहरू और गांधी हैं दे आर वेरी कमिटेड कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स करनी है और ये सारी लैंड्स उनसे वापस हो जाएंगी। तो वो चाहते थे कि कोई ऐसी एक सिक्योर टेरिटरी बनने दी जाए और बना ली जाए जिसमें उनकी जो ये फ्यूडलिज्म का सिस्टम है इसको सिक्योरिटी मिले, ये उनका आर्गुमेंट था। तो मैं चाह रही थी इसके ऊपर भी अगर आप कमेंट करते हैं कि ऐसा वाकई था। ये बिल्कुल है। जो नेहरू ने अपना जब मोतीलाल नेहरू लीडर था कांग्रेस का, जवाहरलाल नेहरू छोटा था, उस वक्त ही जवाहरलाल नेहरू ने मैनिफेस्टो उसने लिखा था कांग्रेस का, और वो मैनिफेस्टो जो है वो बहुत एक्सट्रीम सोशलिस्ट मैनिफेस्टो है, जिसमें कि डेफिनेटली बात की गई है ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, एक्सटेंसिव लैंड रिफॉर्म्स। और दूसरी बात यह है कि जो प्रोविंशियल एलीट थे सिंध के, पंजाब की, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी जिना के साथ, वो यही अंडरस्टैंडिंग थी कि हम तुम्हारा साथ देंगे अगर तुम हमें मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिलवाओगे। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से क्या मतलब है? यही मतलब है कि फिर सेंटर हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हम अब लैंड रिफॉर्म्स कैरी आउट करें, तो हम वी विल हैव अ फ्री हैंड इन आवर ओन प्रोविंस। जो कि मैंने कहा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, प्रोविंशियल नेशनलिज्म की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस आती है जब आप कॉलोनियल पंजाब को स्टडी करते हैं। तो उसका पीछे ऑब्वियसली सेल्फ इंटरेस्ट ही है, इट इज प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, थैंक यू जी। तो साजिद गौरी साहब, आपका हाथ पहले का ही आपने हैंड रेज किया हुआ या अभी दोबारा आपसे कर रहे हैं? अभी किया सर, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ क्विकली, वेरी क्विकली। जी साजिद। डॉक्टर साहब ये पूछना था, पंजाबी नेशनलिज्म का अब कोई फ्यूचर है कि जो पंजाब इंडिया ने 4 सूबों में तकसीम कर दिया है? नेशनलिज्म, लोकल नेशनलिज्म, रीजनल नेशनलिज्म, इसी नेशनलिज्म तो एक ऐसी फोर्स है विच कम्स इनटू प्ले जबकि कोई डोमिनेंट कल्चर उस कल्चर को थ्रेटन कर रहा हो। और पंजाबी तो अब जैसे कि एक हाइपोथेसिस है ऑफ द पंजाबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, तो पंजाब इज सेंटर, अब पंजाब इज सेंटर, द सेंटर इज पंजाब। अब इस कॉन्टेक्स्ट में पंजाबी नेशनलिज्म की क्या जरूरत है? अब आप सिंधी नेशनलिस्ट डे देखते हैं, आप पख्तून नेशनलिस्ट डे देखते हैं, आप बलोच नेशनलिस्ट डे देखते हैं, तो पंजाबी नेशनलिज्म की हमें क्या जरूरत है? हमारा सेंटर ही पूरा पंजाब है। बिल्कुल सही है, जबरदस्त, थैंक यू। तो शफीक साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स कोई आपकी तरफ से? अच्छा, एक देखिए डॉक्टर साहब, हमारे जो मुकालमा है ग्रुप व्हाट्सएप का, उसकी मेंबर भी हैं। आप अपनी फीडबैक, फर्दर क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में भी डाल सकते हैं, डॉक्टर साहब उसको देख के वहां पे रिस्पॉन्ड भी कर सकती हैं अगर मजीद कुछ क्वेश्चन हो। जी शफीक साहब। नहीं सर, सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का। It was fantastic, जिस तरह से आपने चीजों को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव रखा, everybody liked it, I liked it. Thank you. और ये कि I think that's pretty much we are pushing towards whatever time is it there, it's like 1 p.m. here, so it's 10 p.m. So I think with a big round of applause for Dr. Saiba, we should conclude it saying we are grateful for such a good session. Thank you जी, शुक्रिया, thank you very much. तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया के साथ सब दोस्तों का शुक्रिया, और इसके साथ हम इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।